नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो देश और दुनिया के अंदर कल पूरे दिन बड़ी सुर्खियां बनकर रही हैं। साथियों, इंटरेस्टिंग खबर है और चिंता की बात है। इंटरेस्टिंग खबर क्यों है? कश्मीर की तरक्की देखी नहीं जा रही दुनिया से, यह तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कश्मीर का ही एक संभाग, जम्मू संभाग, अचानक चुनाव के बाद से सुर्खियों में आ गया। किस कारण से? आतंकी घटनाओं के लिए। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि अल्टीमेटली जम्मू के अंदर आतंकी घटनाएं अचानक क्यों बढ़ी हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जम्मू और कश्मीर, ये दो डिवीजन है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में आतंकी घटनाएं नहीं सुनाई दी हैं जो हमेशा सुनाई देती थी 1990s के बाद से लेकर के, और 2019 जब तक 370 हटा तब तक सुनाई जो देती थी, अब वो शांत हैं। और वहीं दूसरी ओर जम्मू डिवीजन में पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 आतंकी घटनाएं हो गई हैं। साथियों, हेवन ऑफ अर्थ और हेवन ऑन अर्थ है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से, समाज कंटकों की वजह से, टेररिज्म के कारण सुर्खियों में रहा था। वही जम्मू कश्मीर जहां हामली में हमने G20 आयोजित किया, जहां टूरिज्म के हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े, दुनिया भर के लोगों को वहां कश्मीर घूमने बुलाया। कश्मीर तो पूरी तरह से सुर्खियों में अपने टूरिज्म को लेकर के चल ही रहा है, हाइट पे चल रहा है। लेकिन इसी बीच में साथियों, टूरिज्म से आगे, G20 की सफलता से आगे, G20 के अंदर चीन के ना आने के बावजूद भी हाल ही में हुई जो G20 की बैठक के बाद सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, वो है लोकसभा चुनाव के बाद में इस आतंकी घटना का जिक्र। क्यों बोल रहा हूं मैं इस बात को? क्योंकि असल मायने में कुछ समय पूर्व, आपको यदि याद हो तो, जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी हुई एक बस पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया। लगभग 9 लोगों के मारे जाने की खबर आई। हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था, हो सकता है आपने अंकित इंस्पायर इंडिया पर देखा भी हो। ऑल आइज ऑन रियासी करके ट्रेंड भी किया था। हमने आप लोगों को यह बताया। केवल यही घटना नहीं थी साथियों, जम्मू में बैक टू बैक 3 और घटनाएं इस तरह की हुई। जम्मू क्षेत्र में, जम्मू डिवीजन के अंदर 3 जिले, एक है राजौरी, एक है डोडा और एक है रियासी। इन 3 जगह पर ये 4 आतंकी घटनाओं की सुर्खियां बनी और इस वजह से एक बड़ा प्रश्न उठने लगा कि जम्मू के अंदर अचानक टेररिज्म की एक्टिविटीज क्यों बढ़ गई। अब आप इसके आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में चर्चा आज जम्मू की है, कश्मीर की नहीं है। और ये जो घटनाएं हुई हैं, एक मतलब अभी 9 तारीख को जब से ये शपथ ग्रहण किया गया है, उसके बाद से लेकर अब तक, शपथ ग्रहण समारोह के दिन रियासी पर हमला हुआ और उसके बाद से जब मैं सेशन कर रहा हूं तब तक 4 बड़ी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। 9 श्रद्धालु, एक सीआरपीएफ का जवान और आर्मी के जवान, मतलब एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो चुके हैं, कुछ आर्मी के जवान अभी घायल हैं। ये घटनाओं का परिणाम है। तो एक बड़ा प्रश्न लोगों के दिमाग में उठने लगा है कि क्यों अल्टीमेटली जम्मू के अंदर टेररिज्म की एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है साहब, तो मैं आज के सेशन में चर्चा कर रहा हूं इस बात की। आपको यह जानकारी देने से पूर्व मैं आपको एक मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, भारत में वर्तमान के अंदर जब से यूनियन टेरिटरी स्टेटस मिला है जम्मू कश्मीर को, तब से जम्मू कश्मीर एक यूटी है और लद्दाख एक यूटी है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में आप जो क्षेत्र देखते हैं, दैट इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो उत्तर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तो है ही है, पश्चिम में भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बहुत नीचे तक आता है। बस ये जो पश्चिम वाला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको दिख रहा है ना, बस इस पर आपकी नजर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उत्तर की तरफ वाला जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसकी वजह से कश्मीर वाले क्षेत्र में बहुत हिंसा देखी गई है। इसी के साथ लगे हुए बॉर्डर कारगिल पर हमने कारगिल वॉर देखा है। लेकिन फिलहाल जो सुर्खी में है वो जम्मू वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र जो कि पीओके का वेस्ट वाला जो साइड है वहां से कनेक्ट होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पर आज की चर्चा है। जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज्यादा सुर्खी में वसूल रही, वो बस ज्यादा चर्चा में आ रही है, वो जगह है राजौरी, साथ ही साथ के अंदर कठुआ, साथ में चर्चा में आ रहा है जम्मू इटसेल्फ, रियासी, और रियासी के साथ में डोडा। ये वो क्षेत्र हैं जो कि पाक के बॉर्डर के साथ कनेक्शन में आ रहे हैं। वर्तमान में यहां पर चर्चा हो रही है।
दक्षिणी कश्मीर यानी कश्मीर को अगर हम मैप पर देखें तो ऐसे समझिए कि अगर ये कश्मीर का हिस्सा है तो दक्षिण की तरफ वाला हिस्सा ये वाला हुआ। दक्षिणी कश्मीर और जम्मू वाले क्षेत्र में आतंकवाद की बढ़ी हुई घटनाएं आज के सेशन के अंदर बड़ा चिंता का बात है। ठीक है साहब, तो हम इस चिंता के ऊपर बात करेंगे आपसे डिटेल में चलते हुए। हमलों के क्रम को एक बार देख लें। 9 जून को हमला, 11 जून को कठुआ के अंदर हमला, डोडा के अंदर एक अस्थायी पुलिस चौकी के ऊपर हमला। ये 3 बड़े हमले लाइन टू लाइन जब हुए और इस प्रकार के घटने राजौरी के अंदर भी देखे गए, तो इस प्रकार की घटना वर्तमान में चर्चा का कारण बनी हुई है। ठीक है, और अभी चिंता इस बात की जा रही है कि 14 जून को माता खीर भवानी मेला और 29 जून को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान कहीं इस तरह के हमले और ना बढ़ जाएं, यह वर्तमान में एक चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है साहब, अब हम इस बात को और आगे लेकर चलते हैं और समझते हैं कि अल्टीमेटली इस क्षेत्र में ही आतंकवाद इतना ज्यादा क्यों पनप रहा है। इसके लिए मैं मैप को एक बार दिखाने का प्रयास करता हूं। आप इस मैप को देखिए साहब, जम्मू कश्मीर को अगर आप देखते हैं तो ये जो डॉटेड डॉटेड ब्लू लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ब्लू लाइन आपको देखनी होगी, ये जम्मू क्षेत्र की ब्लू लाइन है। ठीक है, जम्मू क्षेत्र की ब्लू लाइन के ऊपर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, जो कि मैं रेड लाइन में कवर कर रहा हूं, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये कश्मीर है। तो ये वाला क्षेत्र तो हो गया कश्मीर घाटी का, वैली ऑफ कश्मीर का क्षेत्र, और इससे नीचे वाला जो क्षेत्र है ये हो गया जम्मू का क्षेत्र। पंजाब से तो ये टच होता ही है, साथ में अगर आप यहां से बॉर्डर देखें तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के संपर्क में आता है। आप इस चीज को ध्यान से देखें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के संपर्क में जब ये जगह आती है तो यहां पर इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से कनेक्टेड जिला है राजौरी। ये जो आप ब्लू लाइन में कवर क्षेत्र देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन पूरा, मैं इसको चलिए इसको भी कवर कर देता हूं। ये वाला जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा की पूरा क्षेत्र असल मायने में जम्मू डिवीजन है। जम्मू डिवीजन मतलब ये वो क्षेत्र है जहां 10 जिले हैं, कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर पूरे के अंदर 20 जिले हैं, जम्मू डिवीजन के अंदर 10 जिले हैं। और उन 10 जिलों में से इन दिनों जो सबसे ज्यादा सुर्खी में आ रहे हैं उन जिलों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा यहां की ज्योग्राफी को समझाता हूं। देखिए, आपको यह तो मालूम है कि कश्मीर एक हिमालयन स्टेट है। हिमालयन स्टेट में एक तो है केंद्रीय हिमालय श्रृंखला, जिसको आप ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। यह तो रहा मेन हिमालय, जिसको हम मुख्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, मुख्य हिमालय के उत्तर की तरफ है ट्रांस हिमालय, जिसको अपन जा लद कर करके याद करते हैं। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये 3 श्रेणियां हैं जो कि उत्तर की तरफ चलती चली जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, मुख्य हिमालय से पूर्व में जो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और मुख्य हिमालय के अंदर यहां पर जो ये लेसर हिमालय वाला क्षेत्र है, वहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है पीर पंजाल। असल में ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। मतलब कश्मीर घाटी क्यों कहलाती है? क्योंकि यह पीर पंजाल और मुख्य हिमालय के बीच के स्थान पर, अर्थात ऐसे समझिए कि अगर हम इस तरह से पर्वतों को डिफाइन करने लगें, मतलब समझिए कि कश्मीर में इस तरह से पर्वत हैं अगर, तो ये मान लीजिए कि ये तो हो गया मुख्य हिमालय, जिसको आप ग्रेट हिमालय कहते हैं, ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ग्रेटर हिमालय, और ये हो गया पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये जो घाटी बनी हुई है ना, इसको आप कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। दिस इज कश्मीर वैली इसीलिए कहा जाता है, घाटी है ये। ग्रेट हिमालय के उस तरफ चलेंगे तो आपको यहां पर जास्कर, यहां पर लद्दाख, यहां पर काराकोरम, ये 3 श्रेणियां हैं। फिर इनके बीच में भी इसी प्रकार की घाटियां हैं। ठीक है साहब, अच्छा, अब पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से एक तरफ तो कश्मीर रह गया, इसके इस तरफ वाले क्षेत्र को जम्मू कहा जाता है। मतलब यह समझिए, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और लेसर हिमालय, तो मध्य और लेसर हिमालय के बीच के क्षेत्र को जम्मू कहा जाता है। तो मतलब जम्मू वाला जो क्षेत्र है ना, वो मध्य हिमालय में जो पीर पंजाल है उसके दक्षिण वाला क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र के अंदर पीर पंजाल का प्रभाव है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला बहुत डेंस फॉरेस्ट रखती है। कुछ इस प्रकार के डेंस फॉरेस्ट इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इसी क्षेत्र के चलते यहां पर यह सारा की सारा मामला देखने को मिल रहा है। मतलब यह समझिए कि जो भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं वो असल में पीर पंजाल के अंदर इस प्रकार की पर्वतों का लाभ उठाते हुए हो रही हैं। मैं थोड़ा और मैप पर आपको लेकर चलता हूं, आप इसको और कनेक्ट करेंगे। देखिए, मैं और 1-2 मैप लेकर आया था आप लोगों के लिए। पीर पंजाल को समझाने के लिए गया था, आगे होगा शायद, रुको, ये हो गया।
हाँ, इधर देखिए। अब आप जब ये पीर पंजाल श्रेणी को ध्यान से देखते हैं, ये पीर पंजाल पूरी की पूरी रेंज है। इसके दक्षिणी हिस्से में आपको जम्मू दिखाई दे रहा है, सुंदरबनी दिखाई दे रहा है, राजौरी दिखाई दे रहा है, पुंछ दिखाई दे रहा है। तो जो आप चर्चा में जगह देख रहे हैं ना, राजौरी, पुंछ, जम्मू, पीर पंजाल के दक्षिण वाले हिस्से इन दिनों आतंक की चपेट में आ रहे हैं। और इसका मुख्य कारण है यहां की वन भूमि उन्हें छुपने का बहुत आसान रास्ता दे रही है, नंबर एक। नंबर दूसरा, यह हिस्सा पाकिस्तान के पीओके से कनेक्टेड है, नंबर दो। नंबर तीन, कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। यानी पीर पंजाल और मुख्य हिमालय के बीच में सुरक्षा बलों ने इतनी चाक चौबंदी रख दी है कि उस क्षेत्र के अंदर तो अब टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, टूरिज्म जबरदस्त चल रहा है। पीर पंजाल के दक्षिण वाले क्षेत्र में चूंकि यहां पर किसी का ध्यान नहीं है, तो सुर्खियां बटोरने के लिए, क्योंकि अखबार में हेडलाइन तो जम्मू कश्मीर बनता है, तो जम्मू कश्मीर जब बनता है तो यह क्षेत्र अपने आप में सुर्खी बटोर लेता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अब इन चीजों को समझते होंगे प्रॉपर तरीके से। राजौरी, पुंछ, जम्मू क्यों सुर्खी में आए ये बता दिया। पीर पंजाल का होना यहां मायने रखता है। पीर पंजाल के दक्षिण में होने के कारण पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के उस हिस्से से, जिसे आजाद कश्मीर बोलते हैं, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इन क्षेत्रों में जो पॉपुलेशन पाई जा रही है उसमें मुस्लिम डोमिनेशन ज्यादा है। इस चक्कर में इस तरफ से ट्रांसफर होकर के जो भी आतंकी आते हैं उन्हें अपना कल्चर यहां पर मिल जाता है, और कल्चर मिल जाता है तो वो लोकल लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, इसलिए उनके बारे में यहां पर ज्यादा सूचनाएं लीक नहीं हो पाती। ठीक है, यही कारण है कि ये वाला जो पुंछ राजौरी वाला जो क्षेत्र है जम्मू वाले डिवीजन का, ये इन दिनों कट्टरपंथ और आतंकवाद का बड़ा क्षेत्र बनता जा रहा है। ठीक है साहब, तो डेमोग्राफी के बारे में मैंने बता दिया, ये सारी कहानियां मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि इस क्षेत्र में इस चीज से निपटने के लिए क्या तरीके रखे जाएंगे, कैसे इस घटना को रखा जाएगा। तो असल में कहा जा रहा है कि अब जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनको वापस से एक्टिवेट किया जाएगा। ग्राउंड वर्कर्स क्या, पहले समय में क्या होता था कि इस वाले क्षेत्र में पर्टिकुलरली जो लोकल लोग थे ना, लोकल्स, उनको सेना की ट्रेनिंग दी हुई थी। सेना की ट्रेनिंग दी हुई थी तो वो सरकार के साथ मिलकर, सेना के साथ मिलकर तुरंत सूचनाएं भी देते थे, और कभी आवश्यक कार्रवाई होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन बाद में जो आतंकवाद है वो पूरी तरह कश्मीर घाटी में शिफ्ट हो गया, तो इस क्षेत्र में लोगों का ध्यान नहीं गया, तो वो सारी चीजें फिर धीरे धीरे शांत हो गई। यानी कि ट्रेनिंग भी देना बंद कर दिया, लोगों ने कहा कि ठीक है। अब वापस से उन सबको रिवाइव करने की बात समझ में आ रही है कि उन क्षेत्रों को वापस से जमाया जाएगा। ठीक है ना, राजौरी में 60% मुस्लिम आबादी है, और ऐसे ही पुंछ के अंदर 90% मुस्लिम आबादी है। तो जब उधर से कोई इस तरफ आता है तो उसे अपना कल्चर काफी मिलता जुलता लगता है, और वो आसानी से यहां पर घुल मिल जाता है आतंकी, और उस बारे में जनता सूचना नहीं देती। ठीक है, एक और कारण भी यहां से पता चल रहा है, और वो क्या है, पीर पंजाल क्षेत्र में लगातार पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी इन्फिल्ट्रेट करने का प्रयास कर रहा है, चाहे फिर वो ड्रोन भेजकर हो या फिर टनल्स बना करके इस क्षेत्र में एंट्री करने का प्रयास हो। हालांकि अब यहां पर पूरी तरह से सशस्त्र बलों को तैयार किया जा रहा है, अधिक संख्या में सशस्त्र बलों को तैनात किया जा रहा है। विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को वापस से रीइग्नाइट किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे करके काउंटर मेजर्स के लिए तैयार किया जा सके। एक चीज और भी निकल कर आई है, और वो क्या है, टेरर फाइनेंसिंग। देखिए, आपको यह तो मालूम होगा कि भारत में आतंक को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा पैसा भेजा जाता रहा है, लेकिन भेजा कैसे जाता है, फंडिंग कैसे की जाती है? तो फंडिंग की जाती है कुछ राजनीतिक दलों को मिलने वाली सहायता से। कैसे? जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में ही बात ले लीजिए, तो पता चलता है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बनाए रखने के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए साल के खर्च करता है, और आतंक विरोधी अभियानों पर भारत के द्वारा लगभग 730 करोड़ रुपए खर्च होता है। मतलब उनका 24 करोड़ और हमारे 730 करोड़ उनसे निपटने में खर्च हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी को पूरी फोर्स लगानी पड़ती है। उनको तो पता है कि बस एक हमला किया, इनके 100 आदमी जो है वहां पर अब पूरी तरह सुरक्षा में लग जाएंगे, तो हमारा तो खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का वित्त पोषण है वो अब 400 से 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत नहीं रखता, लेकिन उसको आतंकियों के द्वारा बकायदा कुछ राजनीतिक पार्टियों और कुछ ग्रुपों की फंडिंग करके किया जाता है। जैसे ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो हुआ करती है, इसे विदेशी फंड मिलना एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। हुर्रियत के द्वारा भारत विरोधी कई बार नारे लगाना, भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान का सपोर्ट लेना, ऐसा खुलेआम देखा गया है। हुर्रियत मतलब यहां का सबसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, जिसके साथ में भारत सरकार ने पूरी तरह से कोई भी बातचीत नहीं करी। तो बोले इन लोगों को प्रॉपर तरीके से फंडिंग मिलती है, फंडिंग मिलती है, इनके अकाउंट्स में पैसा लोग रेज करके देते हैं। तो आप सवाल पूछेंगे सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा लेती?
भाई अगर आपने अपने आप को एक संगठन के रूप में रजिस्टर किया हुआ है तो आप संगठन के रूप में फंडिंग प्राप्त करने के लिए हकदार हो जाते हैं। अब आप विदेश से फंडिंग नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, अब लोकल फंडिंग तो ले ही सकते हैं, तो लोकल्स भी इनको सपोर्ट कर देते हैं। अब लोकल्स के पास इन्फिल्ट्रेट करके दूसरी बॉर्डर से पैसा पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि बॉर्डर से पैसा पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क उन लोगों के लिए नहीं है। कभी उठाकर ड्रोन से पैसा गिरा दिया, कभी बिजली का मतलब मान लीजिए बारिश कभी हो गई तो सिग्नल्स प्रभावित हुए तब किसी को घुसा दिया, बॉर्डर काट करके मतलब तार जो लगे हुए हैं उसके अंदर से किसी प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन करके इस तरफ धन पहुंचा दिया जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिनको कि कारणों के रूप में गिना जा रहा है। हुर्रियत के नेता सरकार पर भी कई बार प्रेशर डालते हुए पूर्व में देखे गए हैं, जिनकी बोले साहब नहीं चर्चा करेंगे हम लोग प्रॉपर तरीके से सरकार के साथ बैठेंगे, खैर खैर कोई नहीं। इस तरह से अब कुल मिलाकर बात यह है कि आतंकवाद वित्त पोषित होता है और वित्त पोषण के लिए प्रवासी और घरेलू प्रकार के लोग काम में आते हैं। कश्मीर घाटी में शांति क्यों हो रही है? क्योंकि अल्टीमेटली कश्मीर घाटी के लोगों को वो 24 करोड़ रुपए का अब लालच नहीं रह गया कि 24 करोड़ रुपए लेंगे या 40 करोड़ लेंगे और आतंकवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि 370 हटने के बाद में जो टूरिस्ट वहां जा रहा है, लाखों की संख्या में मतलब लोग जो वहां पहुंच रहे हैं, वो टूरिज्म से इतना पैसा कश्मीर घाटी को मिल रहा है कि जो लोकल्स थे अब वो व्यवसाय में बिजी हो गए। व्यवसाय के नाम पर उन्हें आतंक इतना अट्रैक्ट कर नहीं रहा, अट्रैक्टिव काम नहीं लग रहा कि साहब लो 100-200 रुपए लिए और पत्थर फेंक दिए। बोले क्यों फेंक दो, इतने में तो मैं कुछ भी गाड़ी उठा करके किसी को टूरिस्ट के रूप में घुमा ही दूंगा तो ही वो पैसे दे देगा। इस तरह से टूरिज्म जो है ना वो आतंक का वहां तो कमर तोड़ रहा है, लेकिन यहां पर यानी जम्मू वाले क्षेत्र में जहां टूरिज्म नहीं है, यहां पर आतंकियों को अपने लिए आसान जगह पनाह के रूप में मिल रही है और इस कारण से इस जगह को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छा। इनकी कमाई में एक और कारण जिम्मेदार होता है आतंकियों में, रंगदारी, लोगों को डरा धमका करके पैसा वसूलना, मतलब इस तरह की घटनाएं रही हैं। और फेक करेंसी के थ्रू ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, फंडिंग के थ्रू वैश्विक कार्यकर्ता के रूप में ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। खैर कुल मिलाकर के भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है जो जम्मू पर भी लागू होगी, और जम्मू पर जब लागू होगी तो यूएपीए को अब बहुत स्ट्रांग बनाकर यहां लागू किया जाएगा। एनआईए प्रॉपर तरीके से फेडरल एजेंसी जैसे एफबीआई काम करती है वैसे काम करेगी। ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट जो टेररिज्म है उसको एक्टिवेट किया जाएगा, और मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो टेररिज्म के ऊपर वो दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। तो भारत सरकार प्रॉपर तरीके से टेरर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, एप्लीकेशन के लिंक पर जाकर के कमेंट बॉक्स में से अपने लिए एनसीईआरटी का बैच ले लीजिए। केवल 7 दिन ही एडमिशन ओपन है। आप उस एडमिशन के माध्यम से हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एनसीईआरटी का ज़बरदस्त कंटेंट हमसे डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आपसे पढ़वाया जाएगा। मैं जो पढ़ाऊँगा उसके बाद आपको एनसीईआरटी का टास्क दूंगा, रोजाना का कुछ ना कुछ टास्क डिलीवर होगा कि अब आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आना है। उसका हम वीकली या 2 वीक में एक बार डिस्कशन भी करेंगे और प्रॉपर टेस्ट भी लेंगे हम और आप। मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, रीडिंग आपसे लगवाऊंगा। आप ये मत समझना कि गुरुजी आप तो बस पढ़ाना, मैं पलंग पे लेटा रहूंगा और आप सुनाते रहना, नहीं हो पाएगा। मैं अगेन कह दे रहा हूं, ऐसी स्थिति अगर आप सोचते हैं कि मेरे आपके हिस्से की मेहनत मैं करूं तो आप कृपया करके एडमिशन ना लें, मैं आपके घर में एंट्री नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपको जमता है तो 4999 के अंदर 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी हमारे एप्लीकेशन पर पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ मेरे द्वारा डिस्कस की जाएगी। आप कृपया करके उचित समझें तो पहुंचे। कंटेंट आप क्लास लाइव देखें तो लाइव भी मिलेगा, और अगर आप लाइव अनुपस्थित रहते हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिला